नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे सवाल करने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रुकिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के सवाल सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। और चलिए समय ना गवाते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप यूपी टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जिससे आपको मिलेगा रियल एग्जाम प्रैक्टिस। इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले होता क्या है, सही स्ट्रेटेजी यानी सही रणनीति और सही प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है। तैयारी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किस वे में तैयारी करें ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूपी टेट 2026 है ये आपका, ठीक। एग्जाम आपका जुलाई में है, नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। देखिए, यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप इनका सही जवाब दे सकते हैं? तो चलिए चैलेंज करते हैं हम आज आपको। क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं हम आपको कि सवालों के सही जवाब दिए तो आप यूपी टेट एक बार में ही क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक बार में यूपी टेट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने माइंड को सेट करिए फटाफट। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आज हम आपको सीडीपी पढ़ाने वाले हैं। सीडीपी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये यहाँ से आप रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, तैयारी आपकी पूरी पक्की होगी। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अब आंसर आप अपने मन में सोचते रहिए। क्वेश्चन है, निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अब कक्षा कौन सी है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। अब बताइए क्या क्या रहा है। अगर कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है तो वो किस प्रकार आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जल्दी बताइए। देखिए, जो शिक्षण की खेल विधि होती है वो हमारे शारीरिक से रिलेटेड होती है, तो मतलब विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हुआ। क्या आपने राइट आंसर दिया? बताइए जल्दी से कमेंट में, क्या आपने इसका राइट आंसर दिया है? जल्दी बताइए। अब हम व्याख्या करके भी आपको बताएंगे। देखिए, निचले दर्ज की कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी जो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हम खेल विधि द्वारा सिखाते हैं, ठीक। खेल विधि द्वारा जब हम सिखाएंगे तो उनका विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देते समय यह ध्यान रखना होता है कि बालक के शैक्षिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी उचित तरीके से हो, ठीक। यानी जब हम छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं तो ये अपने ध्यान में रखते हैं कि उनका शैक्षिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी उचित तरीके से हो। किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन, फ्राबेल और मॉन्टेसरी ऐसे शिक्षण विधि इसमें सहायक हो सकती है। देखिए, ये सब क्या है? शिक्षण विधि है जो बच्चे के शारीरिक रूप से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताइए। मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से संबंधित है? किससे संबंधित है आपका डिसलेक्सिया? आप जानते हैं, जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हमने यूपी टेट पास किया था, तो हमारे एक अध्यापक थे, उन्होंने डिसलेक्सिया को, जो कि एक पठन विकार से संबंधित है आपका, तो वो हमें एक ट्रिक बताए थे। डिसलेक्सिया मतलब एक छात्र था जो लेक यानी झील के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर आवाज आ रही थी पानी के गिरने की, तो इस वजह से वो पठन नहीं कर पा रहा था, मतलब पठन में विकार हो जा रहा था, तो डिसलेक्सिया आपका हो गया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है?
पठन विकार से। क्या आपने सही उत्तर दिया? आपने उत्तर की जांच की? क्या आपके माइंड में इस क्वेश्चन का आंसर चल रहा था? फटाफट बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बताइए, क्या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए या विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए। विशेष जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जैसे कह सकते हैं दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बताइए जल्दी, कैसे होनी चाहिए? जो सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए या उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? हाँ, सरकार ने ये कहा है अगर हम उन्हें अलग रखकर पढ़ाएंगे तो उनके मन में भी ये मतलब दुविधा होती है कि हम उनसे अलग हैं, इसलिए हमें उन बच्चों को सामान्य के साथ बैठा के पढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए साथियों, यहाँ पे होता क्या है, जब भी आपसे सीडीपी का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप देखिएगा कि वहाँ सकारात्मक क्या है। आप बिल्कुल अपने माइंड को सकारात्मक करके चलिएगा बच्चों के नजरिए से। अगर आपने निगेटिव सोचा तो वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? सकारात्मक चलिए। देखिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ हमें बैठाकर उन्हें शिक्षा प्रबंध होना चाहिए। आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को यदि विशेष विद्यालयों में शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता प्रभावित होगी, यानी जो सामाजिक समानता है वो प्रभावित होगी। आपकी सभी को साथ शिक्षा समाज और शिक्षार्थी दोनों के हित में होना चाहिए। कहते हैं सब बढ़े सब पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? जो अधिगम होती है, लर्निंग है, उसमें अभिप्रेरणा क्या, मोटिवेट क्या होती है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बताइए, अधिगम के प्रक्रम में अगर आपने बीएड किया होगा तो अधिगम की प्रक्रिया आपको पता होगी। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, अलग करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट में बताइए। यही आपकी जांच की पूरी तैयारी कर ली जा रही है दोस्तों, बताइए आप। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी जो नए सीखने वाले हैं उसमें अधिगम के रुचि का सृजन करता है, संचार करता है। वो हम किसी भी उत्तेजना को अभिप्रेरणा कह सकते हैं, यानी हमारे मन में जो उत्तेजना उठती है उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया, हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकती है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिप्रेरणा मानसिक प्रक्रिया या आंतरिक होती है। तो अभिप्रेरणा क्या है? जैसे नए लोग जो सीख रहे हैं उनके मन में उठने वाले सवाल, उन्हीं को क्या करता है? वो संचार के माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन पूरा आपका एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आप इसे सर्च कर सकते हैं या आप कहीं से मिलान कर सकते हैं। हम यहाँ झूठी आपको कोई भी स्ट्रेटजी या रणनीति नहीं दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, कक्षा 5 के न्यू दृष्टि वाले बच्चों को, यानी जो उनकी न्यू दृष्टि है, हमने आपको बताया दिव्यांग, उसी प्रकार के बच्चे हैं, बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित होगा। यानी जो छोटे बच्चे हैं अगर वो गलती करते हैं तो क्या हमें उन्हें माफ करना उचित होगा? दूसरा ऑप्शन है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, अपना पूरा दैनिक कार्य कर रहा है, सुबह शाम जैसे उठ रहा है फिर तैयार हो रहा है, उसमें उनके माता पिता या मित्रों को सहायता क्या करनी चाहिए? आपकी दृष्टि से बताइए क्या सही होगा? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे हैं अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप बताइए उनकी सहायता आप कैसे करेंगे?
कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, क्या उनके साथ कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? आपकी दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए फटाफट। बस आपका समय समाप्त। चलिए, जो कक्षा 5 की न्यू दृष्टि वाले बच्चे हैं उनको कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी जो ये श्यामपट्ट है ये एक शिक्षण सामग्री है और आप इसे किस समूह के अंतर्गत रखेंगे? श्रव्य साधन के अंतर्गत रखेंगे। बताइए, क्या यह दृश्य साधन है या दृश्य श्रव्य साधन है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। जो ये श्यामपट्ट है वो किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रखा जाएगा आपका? बताइए। जैसे देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या करें, स्क्रीन पर देख के पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, ये दृश्य साधन है, देख करके पढ़ा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण कुशलता, क्या है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना क्या यह शिक्षण कुशलता है? प्रश्नों को हल करना क्या यह शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आता है? प्रश्न पूछना क्या यह शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आता है या ये सभी? बताइए। शिक्षण कुशलता के अंतर्गत कई साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में ये सभी दिखे तो आप 90% मान के चलिए कि आंसर वही सही होगा। ठीक, ये आपके शिक्षण कुशलता के क्या है, साधन है। तो श्यामपट्ट पे लिखना आपका शिक्षण कुशलता है, प्रश्नों को हल करना ये भी शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आता है, प्रश्न पूछना भी शिक्षण कुशलता के अंतर्गत आता है। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, देखिए अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट पढ़ा रहे हो चाहे संविदा पे पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? बताइए, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे? आप बताइए, अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्या आंसर तुरंत देंगे या फिर आप कहेंगे कक्षा के बाद हमसे मिलना, शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे आप? नेक्स्ट है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या फिर वो जो पूछ रहा है उसके लिए उसे और मोटिवेट करेंगे कि हाँ बेटा ऐसे ही सवाल क्वेश्चन करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर आप उसे कह देंगे कि आप अपने से स्वतंत्र रूप से प्रश्न का उत्तर ढूंढिए? बताइए आप क्या कहेंगे? बताइए, बच्चों को क्या करना चाहिए कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बच्चों को कक्षा में लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, किंडरगार्टन पद्धति जो बच्चों के खेल पर आधारित होती है। ये किंडरगार्टन एक आपके शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने परिभाषा दिया हुआ है। क्या है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? किंडरगार्टन का पद्धति जो है उसका प्रतिपादन किस शिक्षा शास्त्री ने किया है? टीपी नन ने किया है, स्पेंसर ने किया है? बताइए किसने किया है? फ्रॉवेल ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है? बताइए जल्दी जल्दी, कौन है इसके शिक्षा शास्त्री? कौन है? फ्रॉवेल है, ये फ्रॉवेल का है। किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉवेल का है। आप ऐसे इसको याद करके रखिएगा। किंडर मतलब जो छोटे बच्चियां हैं वो फ्रॉक पहन के चलती हैं, किंडरगार्टन फ्रॉवेल। तो आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो कभी आपसे मिलने विद्यालय में नहीं आते, उस स्थिति में आप क्या करेंगे बताइए? बच्चों की उपेक्षा करेंगे? क्या बच्चों को डांटेंगे या उनकी उपेक्षा करेंगे, या अभिभावक को लिखेंगे पत्र? बताइए क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? क्या आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे? बच्चों को दंड देंगे या बच्चों को दंड देंगे? हमने आपसे कहा कि जो सीडीपी का क्वेश्चन होता है ये आपके माइंड आधारित क्वेश्चन होता है और इसका सकारात्मक वे में उत्तर देंगे तो आप हमेशा बिल्कुल राइट रहेंगे। वहां पे कोई क्वेश्चन एकदम गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बताइए फटाफट क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये एनसीईआरटी बिल्कुल गलत कर देता है आपका। अभिभावक को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। बच्चे को दंड देंगे? दंडनीय अपराध होता है ये। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। आप क्या करेंगे? आप स्वयं अभिभावक से मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है? बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जो बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है उनकी? उसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला है, बहुत तरीके से बच्चों को प्रौढ़ अवयस्कों के बराबर हो जाते हैं, यानी जो तरीका होता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, कहते हैं कि बच्चे जो छोटे हैं क्या वो बड़े की एकदम बराबरी कर लेते हैं। बच्चों को युवा प्रौढ़ वयस्कों से अच्छा माना जाता है। बचपन आधुनिक समय में प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुरंत आप कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं आपने कितनी तैयारी कर ली है या आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। बताइए फटाफट क्या होगा? हमने कहा कि जब आपको 4 ऑप्शन दिखे जो सकारात्मक वे में हो वही आंसर आपका बिल्कुल सटीक होगा। यहाँ पे जो बचपन वृद्धि होती है, यानी छोटे बच्चे जब वृद्धि होती है एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है, उनकी एक सोचनीय या एक कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम होता है वो बच्चों के जो बचपन होता है। तो आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। एक जो शिक्षक है वो 5वीं कक्षा का है और उसे क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलना है कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उन्हें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या ये सही है? पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा किसी भी तरीके से अच्छा करे, या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में जो शिक्षक होते हैं समान प्रकार के प्रश्न दिए जा। देखिए समान प्रकार के प्रश्न आपके दिए जाने चाहिए, यानी जो परीक्षण में आने वाले समान प्रश्न देना चाहिए और छात्रों को क्या करना चाहिए? उनको अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ कक्षा 5वीं तक है तो उन्हें जितना अभ्यास कराएंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है इसमें? क्या पूछ रहा? असंगठित। क्या कह रहा है? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। एक बच्चा है जिसके परिवार में कोई भी संगठन नहीं है, मतलब वो उनका परिवार अलगाव स्थिति में रहता है, तो उस परिवार से एक बच्चा है जो सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करता है। किसमें सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा बताइए? सुनिश्चित पाठों में, या नियोजित निर्देश में, मतलब जो हमें निर्देश देते हैं उसमें, या स्वतंत्र अध्ययन में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? किसमें वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है? बताइए जल्दी से, किसमें सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा? नियोजित निर्देश में, मतलब जो पहले से ही हमने योजित करके रखा है तो वो बच्चा क्या करेगा? उसमें कठिनाई अनुभव करता है, क्योंकि उसमें वो कोई योजना नहीं बना पाता है। जो उसका परिवार है वो अलगाव स्थिति में, इसलिए वो योजना नहीं, तो जो देखेगा बच्चा वही सीखेगा ना।
तो इसलिए उसके पास कोई योजना नहीं होती है। इस निर्देश में वो बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तब आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर कोई छात्र आपको ज्यादा बुद्धिमान लग रहा है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या उसके पास संतुष्ट रहेंगे? क्या आप उसकी बातों से संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे? जैसे आप उसे गृह कार्य देते हो वो तुरंत करके चला आता है, तो क्या आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे? जैसे मान लीजिए वो बच्चा और प्रगति कर रहा है, आप उसे प्रोत्साहित करेंगे तुम और प्रगति करो। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए सबसे पहले आपका क्या दायित्व होगा, आप क्या करेंगे एक शिक्षण होने के नाते? बताइए जल्दी से क्या करेंगे आप उस स्थिति में, हम एक शिक्षक है तो हम उस स्थिति में करेंगे कि बच्चों को और अनुप्रेरित करेंगे कि बच्चा और आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे हम कि बच्चा और आगे बढ़ सके। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में चित्तवृत्ति में नहीं, मतलब कहते हैं आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ और बात कर रहे हैं, वो अपने ध्यान में नहीं है, कि मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे, आप उस स्थिति में क्या करेंगे? बताइए जल्दी से। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? क्या उन्हें डांट करके आप ध्यान लगवाएंगे, या उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या आप उन्हें डांटेंगे कि तुम कक्षा छोड़कर चले जाओ? बताओ आप क्या करेंगे? उन्हें चेतावनी देंगे कि वो अवश्य अध्ययन नहीं करे तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या आप उन्हें डांटेंगे कि अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तुरंत हम जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्हें क्या करेंगे? सूचना दे देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे? यहाँ भी सकारात्मक उत्तर दीजिएगा तो आप बिल्कुल सही होंगे वहाँ पे। तो बताइए आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे तो बच्चा अच्छे से ध्यान देगा, बच्चे का उसमें मन भी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ठीक दोस्तों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर चीज अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही रोजाना यूपी टेट एमसीक्यू के लिए हमारे चैनल टीचर सिलेक्शन मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम आपको ऐसे और सारे एमसीक्यू वीडियो के माध्यम से दे सके। तो अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। और सिलेबस भी अभी आपको हम बता देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बाय बाय।